हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा ये नया टूर है दिल्ली से नागपुर का। मैं इसको फिल्माया हूँ और मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हुआ हूँ। फिलहाल मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो लाजमी है, करना ही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह होती है और मैं फटाफट रेडी होकर निकल जाता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन तकरीबन 4 बजे शाम के आसपास की थी। तो मुझे कहीं और उसके पहले एक और जगह पर विजिट करना था और वो विजिट जगह थी राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। जी हाँ, मुझे पता नहीं, ऊपर वाली कृपा से मुझे पास मिल गया था। तो मैंने कहा कि चलो विजिट करूंगा, लेकिन समाचार में देखा कि यार आज से तो किसान आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं था मेरा वहाँ विजिट कर पाना। कि मुझे नहीं पता था कि कितने घंटे लगेंगे, मैं कितने घंटे जाम में फंसूंगा। तब तक कैब वाले भैया मुझे बताते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो और मैं आपको टाइम पे पहुंचा दूंगा राष्ट्रपति भवन। मैं इसी आशा में निकलता हूँ, लेकिन रास्ते में फिलहाल अभी तो जाम नहीं है, लेकिन आगे जो है जाम मिलता है मुझे, जिसकी वजह से बहुत डिले होता है, बहुत ज़्यादा देर होता है। लेकिन हालांकि मेरी ट्रेन भी डिले चल रही थी, तो इस वजह से मैं खुश था कि मेरी ट्रेन तो नहीं छूटेगी। लेकिन मैं इस वजह से खुश नहीं था कि मैं राष्ट्रपति भवन का जो अमृत उद्यान है वो नहीं देख पाऊंगा। ये रास्ते पे बैरिकेटिंग वगैरह जो है लगी हुई थी, हालांकि हमें मिल गया जाने को, बट फिर भी बहुत देर हुआ। तो कैसे ना कैसे करके जो है करीबन 2-2.5 घंटे, ये जो 40-50 मिनट का जो रास्ता है वो 2-2.5 घंटों में मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद तो अब मेरा विजिट बनता ही नहीं था राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का। तो मैं कहता हूँ चलो प्यारे झंडे को दूर से सलाम करते हुए, कोई नहीं, हमारा प्यारा झंडा कितना शानदार लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कोई नहीं भैया, चलो अगली बार फिर जब आऊँगा तो उस टाइम पे देख लेंगे। भैया को बोलता हूँ भाई मेरे को किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना के लिए छोड़ देना। तो ये एक बहुत ही अच्छे खासे रेस्टोरेंट में मेरे को छोड़ते हैं। वाह क्या म्यूजिक था यहाँ। वैलेंटाइन डे की तैयारी चल रही थी। खैर वैलेंटाइन डे से मेरा क्या करना है। तो बहुत ही अच्छा ये भाई साहब गाना गा रहे थे, मुझे अच्छा लगा। और ये इसका जो सजावट की गई थी वो भी बहुत शानदार थी। स्टेशन पहुंचते हुए पता चलता है कि मेरी ट्रेन 12 घंटे की देरी से चल रही है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। फिलहाल स्टेशन के बाहर थोड़ी देर तक बैठता हूं और फिर जब चूंकि रात हो चुका था और ठंड भी बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ बाहर बैठने से मतलब इसके पहले जो है मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। मेरा ही नहीं, इवन मेरे रिलेटिव्स का भी बहुत बुरा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, चलो यहाँ से निकलते हैं और फटाफट प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं, भले ही वहाँ वेट कर लेंगे, बाहर नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ हो रखा है पीछे बीते हुए टाइम में दिल्ली स्टेशन, वो भी नई दिल्ली और आनंद विहार के आसपास। तो इसलिए मैं अंदर चलता हूँ। अंदर जाके मैं देखता हूँ टाइम, तो पता चलता है मेरी ट्रेन जो कि जिसका नंबर था 127-24 तेलंगाना एक्सप्रेस, वो सुबह को 4-4:30 बजे आने वाली है। हालांकि ये ट्रेन थी शाम के 4 बजे की, अब आने वाली है अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे। हालांकि जो रिटर्न में जो ट्रेन आती है यही तेलंगाना थी, लेकिन ये आ चुकी थी, बट ये खुलेगी नहीं बिकॉज अभी यहाँ से कारशेड के लिए जाएगी, जहाँ इसकी सफाई और बाकी जो मरम्मत के जो कार्य होते हैं वो सब होंगे, उसके बाद ही आएगी। तो सुबह करीबन 4:30 बजे नहीं, 4-5 के आसपास जो है ट्रेन आ चुकी थी। मैं प्लेटफॉर्म पहुंच चुका था और बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हालांकि नींद भी बहुत लगी रही थी। भाई सुबह आप पूरी रात जगे हुए हो, ऊपर से ये ठंड जो आप बाहर से हो, बट फिलहाल दिल्ली में मैं आपको बता दूं गजब की ठंडी पड़ रही है। मजा मतलब एकदम जैसे हमारे उधर जो दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट वीक में जैसी सर्दी पड़ती है, वैसा ही अभी यहाँ पे भी था। ट्रेन में बोर्ड करता हूँ, लेकिन कोई पैसेंजर मेरे आसपास भी नहीं रहता। मैंने कहा कि चलो ये शायद कोई आए भी ना तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं अच्छे तरीके से जो है हर वो चीज़ को फिल्मा के आपको दिखा सकता हूँ। और मेरा जो बर्थ था वो ऊपर साइड अपर का बर्थ था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक पैसेंजर नहीं आएगा तब तक तो मैं नीचे से बैठ के बाहर जो मुझे शूट करना था वो तो कर ही सकता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। थोड़ा देर वेट करते हैं, और चूंकि रात का टाइम था तो मैं भी ये जरूरी नहीं समझता हूँ कि मैं क्लियर जो है वीडियो ले पाऊंगा। तो मैं भी अपने सोने की तैयारी करता हूँ। जो मेरे को पैसेंजर थे आसपास के, उनको देखकर इतने में पता चलता है कि अच्छा ये जो हमारे जो पड़ोसी पैसेंजर हैं वो किसी भी टाइम धमकने वाले हैं, क्योंकि आसपास हलचल हो रही थी। और ये थे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट जो शायद दिल्ली आए थे घूमने के लिए, और अचानक से वो धमकते हैं वहाँ पे।
और फिर उसके बाद माहौल बिल्कुल अलग ही हो जाता है। देखिएगा आगे वीडियो में। मैं बोलता हूँ यार ये अचानक से कहाँ से आ गया यार। और मतलब ये लोग भी पूरी रात वेट कर रहे थे, बट बहरहाल वो सो जाते हैं जल्दी। 4:37 में जो हमारा निर्धारित समय था उस पर ट्रेन खुल जाती है और मैं ये क्रॉस कर रहा था हजरत निजामुद्दीन। जी हाँ, दिल्ली के एक और प्रतिष्ठित और बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन मैं आपको बता दूं, आनंद विहार टर्मिनल्स, वो भी बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो रात के वक्त ये कुछ नज़ारे थे जो मैंने शूट किए थे सोने से पहले। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपनी बर्थ पे सोने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद जो नेक्स्ट स्टॉप है वहाँ पे जो है हमारा पैसेंजर आ जाएगा नीचे वाला। सुबह उठता हूँ तो पता चलती है कि अरे ये सारे बच्चे तो उतर गए हैं ग्वालियर में, और जब ग्वालियर क्रॉस हुआ था तब तक मैं सोया हुआ था। अगला स्टेशन जहाँ पे मैं पहुँचता हूँ ये था झांसी। वैसे झांसी जंक्शन जो है वो बहुत सारे राज्यों को जोड़ता है। यहाँ से बहुत सारी लाइनें जो है वो गई हुई हैं। दिल्ली मुंबई, आगरा भोपाल सेक्शन, झांसी कानपुर, झांसी प्रयागराज, झांसी ग्वालियर, झांसी सवाई माधोपुर। इनमें से फिलहाल झांसी सवाई माधोपुर की लाइन ऑपरेशनल नहीं है, बाकी सारी ऑपरेशनल है। 15 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन निकल पड़ती है, लेकिन पीछे से जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेन जो आ रही थी ये थी 20104 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल से। ये गोरखपुर से चलकर मुंबई जा रही थी। और इसके साथ जो है शायद मैं इसके पहले जो है इसमें एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ, जब मैं गोरखपुर से भोपाल आ रहा था उस। तो स्टेशन को टाटा बाय बाय और गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस को टाटा बाय बाय करते हुए मैं अपनी ट्रेन में सवार होकर निकल पड़ता हूँ अपने अगले सफ़र की तरफ। जी हाँ, झांसी स्टेशन को देखते हुए निहारते हुए आज से 2 साल पहले मैं झांसी पहुँचा हुआ था, और मुझे वहाँ पे करीबन 5-6 घंटे का जो है हॉल्ट लेना पड़ा था, क्योंकि मैं रायपुर जा रहा था और यहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ी थी। तो उस वक्त तो कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई झांसी स्टेशन की। वैसे बात करूँ तो झांसी एक बहुत ही प्राचीन शहर है, और हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में इस शहर ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा था मुझे। बहुत ही पुराना स्टेशन है जैसे मैंने आपको बताया। फिलहाल जो है मैं आगे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ बैग्स रखे हुए हैं, शायद ये पेटियाँ। ये जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई इसके अंदर होता क्या है। बाद में जब बड़ा हुआ और मैंने सर्च किया तो पता चला कि अच्छा, इसमें जो ड्राइवर और जो गार्ड होते हैं उनके जो किट होते हैं, झंडे से लेकर लाइट से लेकर हर वो चीज़ें जो है इसमें रहती हैं मौजूद, जिसका वो अपने ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो झांसी स्टेशन को जैसे क्रॉस कर रहे थे तो सामने से आ रही थी एक जो ट्रेन थी जो हमें क्रॉस कर रही थी 150-65 गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस, और ये शायद अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी। फिलहाल तो मैं झांसी को क्रॉस कर रहा हूँ, और ये मैदान जो है वो देखकर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो है झांसी की जो लड़ाई हुई थी जो अंग्रेजों के साथ और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, तो उसकी तलवारों की गूंज जो है इन ट्रेन की पटरियों से शायद मुझे सुनाई दे रही थी। वह एक कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान। उनकी कुछ पंक्तियां मैं दोहराना चाहूँगा, कृपया सुनिएगा इसे। कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मैदान शायद आज उस जगह को और बहुत ही अभिभूत होंगे कि भाई इस धरती पे ऐसी वीरांगना जो है उसने जन्म लिया। फिलहाल चाय को पीते पीते और रानी लक्ष्मीबाई को याद करते करते मैं निकल पड़ता हूँ फिर अपने अगले पड़ाव की तरफ। ये जो पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं ये विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, बहुत ही प्राचीन है। और वाह वाह, कितना सुंदर और कितना खूबसूरत देश है ना हमारा। देखिए अभी थोड़े कुछ बंजर भूमि देखने को मिली थी और ये अब ग्रीनरी बहुत ही बेहतरीन। मतलब जब आप ट्रेन और हवाई में जब सफ़र करते हैं तो सबसे जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं वो यही होते हैं जिनको देखकर मन मुग्ध हो जाता है। और ये नदी जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये है बेतवा नदी, जो कि राजघाट से निकलती है आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, और इसकी ये सहायक नदी है यमुना की, और इसकी
जो इसके और केन नदी के बीच में जो है एक कैनाल बनाया जा रहा है, और इस कैनाल के बनने से एक फ़ायदा होगा कि बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ जो है पानी को पहुँचाया जा सकता है। मुझे पता नहीं कि ये प्रोजेक्ट जो है कब तक कंप्लीट होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी दिनों से जो है इस पर काम चल रहा है, और ये अगर बन गया तो बुंदेलखंड को जो है पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल पाएगी। तो फिलहाल जो है अपने देश के हरे भरे खेतों को देखकर और अपने आप को इसको देखकर खुशी महसूस होता हुआ मैं खुद भी खुश हो रहा हूँ और अभिभूत हो रहा हूँ कि यार काश मुझे भी गांव जाने का मौका मिलता। यार शहर के सुकून के मुकाबले गांव का जो सुकून है वो बहुत ही अलग होता है। वाकई में बता रहा हूँ, जिस भारत देश में हम रहते हैं वो कितना ही प्यारा देश है ना। वाकई में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक इतनी सारी विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ पे समुद्र भी मिलेगा और ऊंचे ऊंचे शिखर भी मिलेंगे और मैदानी भाग भी मिलेंगे। तो फिलहाल इतनी सारी बातें करते करते मेरा हो गया था लंच का टाइम, और ये मैंने स्पेशली फिल्माया क्योंकि मेरी मम्मी जो है जब मैं ट्रेन में जर्नी करता हूँ तो सोचती है, क्योंकि घर से तो निकलता हूँ नहीं कभी नहीं, क्योंकि मैं कहीं भी जर्नी करता हूँ तो किसी दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट या चौथे स्टेट में कर रहा होता हूँ, तो उनको लगता है कि पता नहीं ट्रेन में इसको खाना मिलता है या नहीं मिलता है। तो स्पेशली ये आपकी मम्मी आप देख लो कि मैं ट्रेन में खाता क्या हूँ, और इसके अलावा और बाकी कुछ नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ में फ्रूट्स कैरी करता हूँ, और पानी हमेशा जो है जर्नी के दौरान जो है पानी जो है मैं अपने पास अवेलेबल रखता हूँ, ताकि क्योंकि देखिए खाने में क्या है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए जर्नी के दौरान, स्पेशली खाना और पानी के साथ में। तो पानी हमेशा जो है फिल्टर पानी यूज़ करें, खाना जो है कोशिश करें ट्रेन के कैंटीन से लें। तो फिलहाल जो है लंच करने के बाद थोड़ा सा ट्रेन के बाहर झांकने का मन करता है, और बाहर निकलता हूँ तो बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार दृश्य था, और ये शायद हम कोई नदी क्रॉस कर रहे थे। जी हाँ, देखता हूँ कौन सी नदी थी, शायद ये सहायक नदी थी बेतवा की। जी हाँ, बेतवा की भी सहायक नदियाँ होती हैं। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो नदियों में जाकर आगे मिलती हैं और उन्हें भी उनके भी वाटर में अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती हैं। जी हाँ, तो फिलहाल धीरे धीरे क्रॉस करते हुए ट्रेन बहुत ही स्लो थी, इतनी स्लो कि मुझे लगा कि शायद मैंने गलती करी इस ट्रेन का टिकट निकलवा कर। शायद ऐसा मुझे बाद में फील होने लगा था, क्योंकि पहले तो मैं बहुत ही उत्साहित था कि प्रीमियम ट्रेन है ऐसा सोचकर, और ये किसी ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा था। ये मैं देख नहीं पाया था क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही स्पीड में थी, तो उसके वजह से मैं देख नहीं पाया कि कौन सी ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा था। लेकिन ये उत्तर भारत की तरफ जा रही थी, इतना मैं एम श्योर था। फिलहाल जो है मैं पहुंचने वाला हूं भोपाल। जी हाँ, राजा भोज की नगरी भोपाल में पहुंचने वाला हूँ। और भोपाल के बारे में बताऊं ही क्या, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरा भोपाल से, और बहुत ही गहरा नाता रहा है। जी हाँ, भोपाल वैसे तो वेस्ट सेंट्रल जो रेलवे का जोन है उसके अंतर्गत आता है, और यहाँ से भोपाल, नागपुर, न्यू दिल्ली, चेन्नई और उज्जैन भोपाल सेक्शन के लिए लाइनें जो है निकली हुई है। वैसे इसके एक और मेजर स्टेशन है हबीबगंज, जिसका नाम बदलकर जो है रानी कमलापति रख दिया गया है। लेकिन बात करूं राजा भोज की नगरी की, तो इसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला है। और घूमने के बहुत सारे जगह हैं यहाँ पे, कोई मौका मिले तो भोपाल ज़रूर विज़िट कीजिए। 2017-18 के टाइम के दौरान यहाँ पे रुका हुआ था, और करीबन मैंने 6 से 8 महीने जो है मैं यहाँ पे गुजारा था, क्योंकि उस वक्त जब मैं इस स्किल डेवलप जो काम कर रहा था तो मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। ये ट्रेन के नंबर के ऊपर, ये कोच के ऊपर जो आप जो देख रहे हैं नंबर, ये जो आगे के जो 2 डिजिट है 21, ये इसको दर्शाता है कि ये कौन से साल में बना था ये कोच। और ये वैसे LHB कोच है, पहले हम लोग ICF कोच के में सफ़र करते थे। अच्छा, ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं पैरदान के नीचे वाला जो हिस्सा है वो उसको बोगी कहते हैं। आम तौर पे हम लोग बोगी डब्बे को ही कहते हैं। और ये डिपार्चर हो रहा था, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही स्पेशल ट्रेन है ये। आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ये है 12001 नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि रानी कमलापति से आपका नई दिल्ली को जाती है। जी हाँ, तो फिलहाल भोपाल जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका था,
और हम निकल चुके थे अगले स्टेशन की तरफ। जी हाँ, जो स्टेशन आने वाला है वो बहुत ही खास है। अच्छा, ये भोपाल में जो है शायद भोपाल मेट्रो का काम चल रहा है, आई थिंक सो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही था, भोपाल मेट्रो का ही काम चल रहा था। वैसे मैं आपको बता दूँ, भोपाल जो है अपने साथ बहुत सारे इतिहास लेकर जी रहा है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। जी हाँ, जिसमें जो है ऑफिशियल जो आंकड़ा है 3787 लोगों की जान गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उसके रिसाव की वजह से। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। जी हाँ, एक अमेरिकन कंपनी थी और उस वजह से इतने सारे मासूम लोगों की जो है जान चली गई थी रातों रात। फिलहाल जो है मैं अब क्रॉस करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन की। जी, मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ये जो ट्रेन है ये बीना से चलकर जो है अयोध्या के लिए जाती है और ये स्पेशली जो है अभी स्टार्ट की गई थी। ये राम मंदिर के जो उद्घाटन हुआ था उसके बाद ये स्टार्ट की गई। वैसे ये वीकली चलती है बीना से, लेकिन भोपाल होते हुए, भोपाल और रानी कमलापति होते हुए जाती है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब हर देश के हर एक जगह से जो है ऐसी स्पेशल ट्रेनें जो है ना राम जी की अयोध्या नगरी के लिए चलाई जा रही है। और फिलहाल मैं क्रॉस कर रहा हूँ बहुत ही स्पेशल स्टेशन जिसको वर्ल्ड क्लास का दर्जा मिला हुआ है। ये है स्टेशन, पुराना नाम हबीबगंज है, नया नाम रानी कमलापति है। जी हाँ, बहुत ही, वैसे रानी कमलापति जो थी 18वीं शताब्दी के, मतलब इंडिया की एक वीरांगना थी। वो भी भोपाल के पास जो है गिनौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह की वो पत्नी थी। और इनकी भी बहुत सारी स्टोरी है, मैंने पढ़ी हुई। इनकी स्टोरी बहुत लंबी है, अगर मैं बताना चाहूँ तो फिर मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगा। कभी मौका मिलेगा, अगर मैं विजिट करता हूँ तो ज़रूर इनकी स्टोरी को कवर करूँगा। तो फिलहाल जो है ये मैं क्रॉस कर रहा था पुराना नाम हबीबगंज और नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। तो मैं बात कर रहा था भोपाल की, तो भोपाल से जुड़ी हुई मेरी बहुत सारी यादें हैं। जी हाँ, मैं जब 17-18 के टाइम पे आ रहा था तो मैं उस वक्त जो है मंडीदीप नाम का एक जगह था, वहाँ पे मैं ठहरा हुआ था और मैं वहीं पर रुकता था। लेकिन अचानक से जो है पता चला कि अच्छा मामा जी वहीं पे हैं, तो वो मेरे को लेके चले गए अपने घर। और मैं हमेशा ऋणी रहूँगा क्योंकि उस वक्त जो है मैं कुछ अच्छे कंडीशन में नहीं था और उस वक्त जो है उन्होंने मतलब मेरे को अपने घर पे रखा करीबन 7 से 8 महीने। और मैं मतलब हमेशा कृतज्ञ रहूँगा उनका। मुझे अच्छा लगेगा कि अगली बार मैं भोपाल जाऊँगा तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। और स्पेशली जहाँ से भी जाऊँगा, अगर नागपुर से जाता हूँ या दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ जो है उनके लिए ज़रूर लेके जाऊँ। तो फिलहाल मैं क्रॉस कर रहा था मंडीदीप। जी हाँ, मंडीदीप जो है ये एक रायसेन जिले में पड़ता है, भोपाल से सटा हुआ जिला है। और यह एक इंडस्ट्रियल हब है। जी, इंडस्ट्री एरिया है पूरा का पूरा। मैं उस वक्त जो है यहाँ प्लेसमेंट का काम देख रहा था और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है ना बहुत सारे आए हुए थे यहाँ पे। करीबन अराउंड 150 के आसपास बच्चों को जो है मैंने यहाँ पर प्लेस किया था और काफ़ी सारे लोग थे। शायद उनमें से कुछ वीडियो को भी देखेंगे। जी हाँ, देखना तो कमेंट जरूर करना जिन जिन लोगों ने वर्धमान में काम किया है, पक्का। चलो, तो ये मंडीदीप मैं क्रॉस कर रहा था और ओ माय गॉड, ये तो कभी बदल चुका है। पहले ऐसे हालात नहीं थे यहाँ के, बहुत ही बदतर हालात थे, लेकिन बदल चुका है भाई। इंडस्ट्री जहाँ रहेगी वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिक पहुँचेगा, ये तो हर कोई जानता है। तो मंडीदीप को हंसते मुस्कुराते हुए क्रॉस करते हुए मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं। और मैं फिर, ये कौन सा स्टेशन था यार, ये शायद मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं सोया हुआ था। उठा तो फिर ट्रेन मतलब यहाँ पे रुकी हुई थी, शायद किसी ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा था। और सबसे गंदा ये लगता है ना कि आप जब एक लेट ट्रेन में चढ़े हो तो आप आगे भी लेट ही हो गए, लिख के रख लो। कोई छोटा सा स्टेशन था ये। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अब जो टाइम पे जो चल रही हैं पहले उनको क्रॉस कराते हैं। आपको पहले, आपकी ट्रेन को पहली वरीयता नहीं दी जाएगी, पहली वरीयता उसी की होगी जो पहले से टाइम पे चल रही है। आप 15-16 घंटे लेट हैं, आपको कहाँ से वरीयता मिलेगी भाई। तो क्या कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं। वैसे मैं इंडियन रेलवे को इसका दोषी नहीं मानूंगा भाई। कुहासा और कोहरे की धुंध की वजह से जो है आमतौर पे ये सिचुएशन आ गई। और मैं अब ये क्रॉस करने वाला हूँ बहुत ही ऐतिहासिक जगह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीमबेटका की। जी हाँ, भीमबेटका जो है, ये जो चित्रकारी और ये जो शिलाएं आप जो देख रहे हैं भीमबेटका की हैं। जी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित है ये जगह। ये इतना पुराना है, मतलब पूरा पाषाणिक जो है युग के ये बताया जाता है और करीबन 10,000 साल पुराना
जी हाँ, जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो ये पता चला कि ये जो चित्रकारी थी, जिसकी तस्वीर मैंने लगाई हुई थी, ये चित्रकारी जो है करीबन 10,000 साल पुरानी थी। आप समझ सकते हैं मतलब कितना पुराना। तो और ये जो जगह है, इसको फिलहाल जो है अभी यूनेस्को जो हेरिटेज साइट जो है उसको घोषित कर दिया गया है, और ये पूरा अंडर कंट्रोल है ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। जी हाँ, भारतीय जो पुरातत्वविद थे VS वकनकर, उन्होंने इस जगह की खोज की थी, और फिर उसके बाद कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया था कि भाई ये कितना पुराना है। तो फिलहाल मैं भीमबेटका की इन पर्वतों की श्रृंखलाओं को देखते हुए आगे बढ़ता हूँ, और आगे जो मैं नज़ारे आपको दिखाऊंगा, ओहो हो क्या बेहतरीन नज़ारे थे। मतलब प्राकृतिक अगर मेहरबान ना होती भारत वालों के ऊपर, तो हमारा देश जो है इतना सुंदर ना होता। और ये सूरज को ढलते हुए और ये हमारे सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों को देखते हुए क्या बेहतरीन वाली फीलिंग आ रही थी यार। मैं आपको बता दूं, ये जो सूरज की लालिमा है जब इन पत्तों पे पड़ रही थी, तो ये पूरे सुनहरे पीले कलर से दिखाई दे रही थी। इतना बेहतरीन नज़ारा था, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा यार बताओ, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यार, और हम लोग यार घूमना है ना तो बाहर क्यों जाते हैं यार, अपने इंडिया में घूमो ना भाई, आपके राज्य में घूमो। जो आपके घूमने से जो आर्थिक कमाई बढ़ोतरी होगी, वो आपके ही देश में रहेगा। ये देखो आप क्या नज़ारे थे यार। हाँ, मैं यहाँ पे स्पीचलेस हो जाता हूँ यार इन सभी चीज़ों को देखकर, और कहीं ना कहीं अपने आप को लकी मानता हूँ कि यार मैं इतना लकीस्ट पर्सन हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया ये सब एक्सप्लोर करने का। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखकर प्लीज़ ना घबराएं, आप प्लान करें घूमने का, और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जी हाँ, भीमबेटका ये वहीं के जंगल है। यहाँ मतलब बहुत अच्छी तादाद में लोग पहुँचते हैं। बहुत ही बेहतरीन यार, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। मैं मंत्रमुग्ध हो रहा था इन सभी चीज़ों को देखकर। और फिलहाल ये वाली जिस लाइन से हम जा रहे हैं, यहाँ पे टनल नहीं है, लेकिन उसके दूसरे साइड में जो सामने दिख रहा है वहाँ टनल थी। पहाड़ों के नीचे जो गुजरती है ना, उस टनल की बात कर रहा हूँ। ओहो, माँ नर्मदा के दर्शन हुए, वाह क्या बात है। 2016 के समय मैं गया हुआ था, 16 नहीं 17-18 के टाइम पे, शायद हाँ 18 के टाइम पे मैं गया हुआ था। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं माँ नर्मदा, एक कुंड से, जिसका तस्वीर मैंने इस वीडियो के नदी के साथ साथ मैंने आपको दिखाया। और बहुत ही बेहतरीन, मतलब भारत की एकमात्र नदी जो लंबी नदी में आता है, और पूरब की तरफ से होते हुए पश्चिम की तरफ जाकर अरब सागर में गिरती है। मतलब भारत की सबसे, अगर पूछा जाए, जो लंबी नदी है जो पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती है, वो है नर्मदा। और ये जीवन रेखा है दो राज्यों की, मध्य प्रदेश और गुजरात की। फिलहाल मैं पहुंच चुका था इटारसी, और बात करूं इटारसी की तो ये भी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। हालांकि हमारा हॉल्ट नहीं था, लेकिन कुछ देर के लिए ट्रेन जो है वहाँ से स्लो होकर गुजरी। ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का भाग है, मतलब पश्चिमी मध्य रेलवे का। यहाँ से हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन और दिल्ली चेन्नई लाइन जो है अलग होती है, इसलिए ये इटारसी जंक्शन है। अब फिलहाल मैं शायद एंटर हो रहा हूँ नागपुर। जी हाँ, नागपुर। मैं बहुत कोशिश किया था कि आप लोगों को डायमंड क्रॉसिंग दिखाऊंगा, लेकिन शायद मैं नहीं दिखा पाया। ये डायमंड क्रॉसिंग है, और अगली बार कहीं मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो मैं अपने गंतव्य की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा था, और करीबन 16 घंटे की डिले, 16 घंटे होते हैं भाई, से मैं पहुंचा नागपुर, और बहुत ही थका हुआ था। हालत पूरी पंचर हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मुझे जाकर बस सोना ही था। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। कोशिश करूँगा फिर से मैं एक कोई नई जर्नी करूँ मैं आपके लिए, और इससे बेहतर जो है कंटेंट लेकर आऊँ। ये देखिए मेरी ट्रेन 16 घंटे देरी से चल रही थी, तो प्रयास रहेगा मेरा जारी, लेकिन साथ ही साथ आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए। जी, सपोर्ट इन द सेंस कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि इसी तरह से और भी मैं काम करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।